हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सेल्फ मेड ट्यूटोरियल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। सॉरी, हमने एक दिन बीच में गैप कर दिया, एक दिन, आई थिंक 2 दिन, आई डोंट नो। जो हम लोग देख रहे थे BHU एमएड 2020 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। ये आप जो एग्ज़ाम देने वाले हो 2021 देने वाले हो 2020 का क्वेश्चन पेपर, तो उसमें हमने देखा था 75 तक हमने क्वेश्चन कर लिया था, और आज हम देखेंगे 76 तक। देखते हैं कितना तक आगे बढ़ता है ये, ठीक है। सो चलिए देखते हैं। और मैं ये कहूँगी कि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है, और आप लोगों ने जितना कंटेंट पढ़ा है, ठीक है, तो उसे तो देखें ही, उसे रिवाइज करें ही, लेकिन जो आपका प्रीवियस क्वेश्चन है उसे ज़रूर अब अच्छे से ध्यान में रखने की कोशिश करें, यानी रिमेम्बरिंग करें, ताकि आप रिकॉल कर सकें एग्ज़ाम के टाइम, या रिकॉग्नाइज कर सकें, ताकि आप क्वेश्चन देखें तो आपको पता चल जाए कि हाँ, इसका आंसर ये होगा, एकदम विदाउट कन्फ्यूजिंग, ठीक है। तो आपको अब, क्योंकि पहले आपने क्वेश्चन को एज एनालिसिस आपने देखा, ठीक है, मुझे पता है कि आपने क्वेश्चन को देखा भी होगा, आपको पता याद भी होगा, लेकिन उस टाइम क्या होता है ना कि हम आंसर भी देखते हैं और उसको एनालिसिस भी करते हैं। लेकिन अब क्या है, आपको आंसर को ढक करके, यानी बिना आंसर देखे आपको क्वेश्चन करने हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम बार बार क्वेश्चन को आंसर के साथ देखते हैं ना, तो हम उस टाइम हम कुछ, एक होता है ना, एक ये नहीं बना पाते हैं कि इसका एकदम कम्प्लीटली यही आंसर होगा, कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता है, क्योंकि बगल में आंसर होता है, हम देख लेते हैं साइड में। लेकिन जब उसे हम ढक के करेंगे ना, तो हमें पता चलेगा, हम रिकॉल करेंगे कि हाँ, ये क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, और तब ना आने के बाद हम अगर आंसर देखें तो वो हमेशा के लिए याद होता है। तो आपको ये करना होगा, ठीक है। तो आपको आंसर को, यानी कि आप ये समझ लें, आपको प्रैक्टिस करना है अपने प्रीवियस क्वेश्चन का। तो जिन्होंने भी क्वेश्चन ले लिया है, जितने भी साल के क्वेश्चन है, आप अप्रॉक्सीमेट, अगर आपके पास जिन्होंने क्वेश्चन लिया है उनका 2009 से 2020 तक के क्वेश्चन है, तो उनके पास वो गुड इनफ क्वेश्चन है आपको करने के लिए। तो आप रोज़ 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर करें, क्योंकि अब बस आपके पास सिर्फ 8 दिन रह चुका है एग्ज़ाम का, ठीक है। तो आप कुछ टाइम उसे मतलब जितने दे टाइम आप देना है आपको, जैसे एग्ज़ाम होते हैं, जितने टाइम होते हैं आप वो देख लें, मैं बोल रही हूँ, और उसके अंदर उसे कंप्लीट करने की कोशिश करें, ठीक है। तभी आपको कॉन्फिडेंस बनेगा और आप ज़्यादा अच्छे से आप कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए, और जिन्होंने अगर क्वेश्चन नहीं लिया, अगर उनके पास नहीं है, तो अगर किसी भी प्रकार के क्वेश्चन नहीं है, कहीं से भी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन का भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आंसर आप ढूंढते रह जाओगे। तो अगर आप चाहो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको अवेलेबल करवा दूँगी। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, या जो मैंने नंबर दे रखा है, आप वहाँ पे टेलीग्राम पे आप जब सर्च करोगे सेल्फ मेड ट्यूटोरियल एमएड करके, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। सो चलिए, बहुत हो गई बातें, बस आप मुझे ये बताना था कि आपको अब क्या करना है, क्योंकि अभी भी आप न्यू कंटेंट पे पड़े रह गए। अब पढ़ो न्यू कंटेंट, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ो, पढ़ो, लेकिन कुछ उसका लिमिट होना चाहिए। लेकिन अपने रिवीजन भी करें, और क्वेश्चन को तो ज़रूर करें, क्योंकि 60% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अब वो घुमा करके दे या एज इट इज़ दे, लेकिन क्वेश्चन 60% रिपीट होते हैं। अगर वो आप कर लेते हो, 60% भी कर लेते हो, तो आपकी एडमिशन हो जाएगी अच्छे से। देखिए, आपको क्वेश्चन 80 to 90 क्वेश्चन करने हैं, ये मैक्सिमम है, और उसी क्वेश्चन को करें जिसमें आप कंफर्म हो, ठीक है। सो चलिए, बहुत हो गई बातें, आपको भी लगा कि मैं आप सभी का दिमाग खा रही हूँ, ठीक है। तो चलिए, विच डोमेन ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज़ रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव सच एज रिसीविंग। आप देखिए, ये आपको पता होगा अफेक्टिव डोमेन से है। मैंने वैसे भी टेलीग्राम पे इसका नोट्स दे रखा है। तो आपको ये भी देखना है कि अफेक्टिव डोमेन जो है ना, ब्लूम्स का कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन एंड अफेक्टिव डोमेन, ये आपको असेसमेंट के कोई पेपर होंगे आपके, उसमें मिल जाएंगे, मेजरमेंट एंड असेसमेंट करके।
तो आपको क्या करना है, इसका ऑर्डर भी आपको याद रखना है, ठीक है। कोई निमोनिक्स बना लो आप कि ऑर्डर ऐसे ऐसे हो रहा है। जैसे नॉलेज होता है, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस, एप्लीकेशन एनालिसिस, ऐसे करके। तो इसका कुछ आप निमोनिक बना सकते हो, या किसी वर्ड के फर्स्ट सेंटेंस का एक ट्री बना सकते हो, ठीक है। जैसा भी हो आप इसे सॉन्ग्स के रूप में इसे जोड़ लो, ऐड कर लो, या कुछ भी एक सेंटेंस बना लो, आपको वैसे ऑर्डर में याद रहेंगे। तो आपको क्या करना है, एक डी दवे का भी है, तो उसे भी आपको, उसके 5 स्टेप है, नेचुरलाइजेशन, मैनिपुलेशन, इमिटेशन करके कुछ है, मैं डिसऑर्डर में बोल रही हूँ, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये तीनों डोमेन का आप याद कर ले। और फिर नेक्स्ट वाला भी एक आया है एंडरसन का 2001 में, जो इसी वीडियो में, मतलब इसी सीरीज में, मतलब 2020 में ही पहले ही पूछ रखा है, तो वो भी आप एक बार देख ले। उसके भी जैसे क्रिएटिविटी लास्ट में ऐड किया गया है, किसको हटाया गया है, तो वो भी आप ध्यान में रखें। एंड दी द वे का है, जो 2006 में, आई थिंक, पता नहीं एग्जैक्ट डेट पता नहीं है, लेकिन आप टेलीग्राम पे देख सकते हो, वो वहाँ पे डाला गया है। तो वो भी आपको ऑर्डर में याद करने हैं। ऑर्डर में याद करोगे तो एक तो ऑर्डर याद रहेगा, और बाकी के सारे ऑप्शन आपको याद रहेंगे। सो चलिए नेक्स्ट करते हैं। साइमन बिने का पहला बुद्धि परीक्षण कब प्रकाशित हुआ? 1905 में, ठीक है। अब साइमन बुद्धि आपको साइमन बिने क्या है, तो साइमन बिने इंटेलिजेंस टेस्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये भी पूछ सकता है साइमन बिने किससे संबंधित है, तो इंटेलिजेंस टेस्ट से है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये पहला था, ठीक है, पहला बुद्धि परीक्षण था। तो ये देखने हैं, उसके बाद आप थियरी देख सकते हो। इंटेलिजेंसी में देखो आप क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दे रही हूँ। इंटेलिजेंस में आपको टेस्ट सारे याद कर, टेस्ट के नाम, सॉरी थियरी के नाम याद होने चाहिए, और उसके प्रोपोनेंट किसने प्रतिपादित किया है, और वन फैक्टर ग्रुप फैक्टर थियरी, गिलफोर्ड्स का जो 3 डायमेंशनल है, तो वो भी आपको याद कर लेना चाहिए। उसको भी एक निमोनिक्स के रूप में कर लो, जैसे कंटेंट, आई थिंक कंटेंट या ऑपरेशन कुछ करके है ऐसे, वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो भी आप याद कर सकते हो। और पहली दूसरी बात कि आप इसका ये कर लो, जो आईक्यू टेबल है ना, कि कितने से कितने तक को क्या कहते हैं, एवरेज को कितना होता है आईक्यू, वो कर लो, ठीक है। वो आते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी कर्व होती है ना, तो प्रोबेबिलिटी कर्व पे उसे पुट करके देख लो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी एनपीसी पे, उसके बेस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2019 का क्वेश्चन जब आप देखोगे तो उसमें पूछा हुआ है, ठीक है। और दूसरी बात इसमें एक ये भी क्वेश्चन आ सकती है कि क्या आ सकते, हाँ, जो आईक्यू निकालने का कुछ इसके पे न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, जो होते हैं, मैं आपको बता दूं। आईक्यू का जो फॉर्मूला है वो होता है मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो अगर आपको मेंटल एज दिया हो, मेंटल एज और सीए दिया हो, तो आप आईक्यू निकाल सकते हो, या मेंटल एज भी दे रखा हो तो भी आप इसे कर सकते हो। मेंटल एज आ जाएगा नीचे इधर, और सीए आ जाएगा इधर, ठीक है, और 100 आ जाएगा। तो आप लोग ये देख लेना, आप जैसे भी हो, तो ये इस पे अब एक मैथ एक न्यूमेरिकल आ सकते हैं। सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे आ गया पर्सनालिटी थे, नहीं सॉरी, ये है आपका में सेल्फ डिफेंस जो है, ये सारे जो है युक्तिकरण, रैशनलाइजेशन, जो मेंटल सॉरी, इसको क्या बोलते हैं, मैं भूल रही हूँ इसका नाम, में व्यक्ति अपनी भावनाओं या क्रियाओं को कुछ ज़्यादा ही स्वीकार्य अर्थों में व्याख्या करते हैं। ये ना, ये सेल्फ सॉरी मेंटल डिफेंस मैकेनिज्म, सॉरी डिफेंस मैकेनिज्म जो फ्रॉइड का थियरी है पर्सनालिटी का, उससे ये रिलेटेड है। तो पर्सनालिटी थियरी में आपको देखना है कि सारे थियरी को, थेरिस्ट को, पर्सनोलॉजिस्ट को और थियरी को याद कर लेना है, और उसके पर्सनालिटी के टेस्ट हैं उसको ज़रूर याद कीजिएगा। और हाँ, इंटेलिजेंस में एक ग्रुप फैक्टर थियरी होता है, मल्टी फैक्टर थियरी होता है, तो इसमें एक थर्स्टन होते हैं, थर्स्टन के 16 पीएफ टेस्ट हैं, एक पर्सनालिटी है आई थिंक, और कितने फैक्टर दिए हैं, तो कितने हैं, 8 है कि 7 है कि 9 है, वो देख लीजिएगा। और एक गार्डनर है, गार्डनर ने 9 मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट की बात की है, तो वो 9 होता है, ठीक है। तो वो भी आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन तो पक्का ही आते हैं।
आप देखिए यहाँ पे अपनी भावनाओं या क्रियाओं को कुछ ज़्यादा ही स्वीकार अर्थों में करता है, तो वो होता है रैशनलाइजेशन। तो सेल्फ डिफेंस आप देख सकते हो, सेल्फ डिफेंस से एक क्वेश्चन जरूर आता है, हर साल रिपीट करता है, रिपीटेड भी हो सकता है या अलग भी हो सकता है, ठीक है। फिर आ सकता है अ रैंडम वेरिएबल हैज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ द मीन म्यू 400 इफ 80% ऑफ द एरिया अंडर द कर्व लाई टू द लेफ्ट ऑफ 100 एरिया बिटवीन 400 एंड 50 इज, यानी कि 0.3 यहाँ पे दे रखा है। तो ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की है, बनाऊंगी तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, तो मैं ट्राई करूँगी। ये एनपीसी है, एनपीसी का कुछ आप देख लीजिएगा, अगर नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, आपको पूरे क्वेश्चन ये सोच कर जाओ कि आपको पूरे क्वेश्चन हल नहीं करने हैं, आपको बस इतना करना है कि आप एक सीट ले सको आप बीएचयू में, ठीक है। इन मॉडर्न क्लासरूम टीचर एक्ट एज किसकी तरह, मन पढ़ने वाला, सक्रिय एक्टिव प्रैक्टिशनर और डोमिनेंट। तो क्या स्कैफोल्डर होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान देखिएगा कि आधुनिक कक्षा में शिक्षक का कार्य, ठीक है, तो ये कार्य पूछ रहा है, टीचर होना कैसा चाहिए ये नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि क्या कार्य हैं, तो वो स्कैफोल्डिंग का कार्य है, ठीक है, जो स्कैफोल्डिंग का कार्य है, जो आई थिंक कि वाइगोट्स्की ने दिया था अपने सिद्धांत में, ठीक है, जो लैव वाइगोट्स्की थे, जेडपीडी स्कैफोल्डिंग, ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा। एक्टिव प्रैक्टिशनर जो है, ये टीचर को कैसा होना चाहिए, हाउ शुड अ टीचर, तो ये एक्टिव प्रैक्टिशनर की बात होती है, जो डोनाल्ड सोन ने बात करी थी या जॉन डूवी ने बात करी थी, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ें, उसके बाद आंसर करें, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो आप ऐसे कर सकते हो 50-50 जो होता है ना केबीसी का, तो उस टाइप का आप कर सकते हो कि 50-50, यानी कि ये डोमिनेंट है तो ये तो होगा ही नहीं, और मन को पढ़ने वाला ये भी होगा नहीं, तो 2 बचा, तो ये क्या है, तो ये एक इसका पोजीशन है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक है, और एक स्कैफोल्डर बच रहा है, तो ये ही फंक्शन होगा, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो। चलो, ये ट्रिक है एक क्वेश्चन को जिसमें कन्फ्यूजन हो तो आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन जिसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा हो तो आप वो बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो आपकी एक पॉइंट कट जाएगी। वेरी सुपीरियर हैज एन आई को आप देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आता है जो मैंने आपको बताया, इसके सारणी होते हैं, एक होता है कि एवरेज, एक तो नीचे से होता आता जाता है इडियट, ये पता नहीं और क्या क्या, आप एक बार देख लीजिएगा, मैं भूल रही हूँ, और एवरेज, एबव एवरेज, उसके बाद सुपीरियर, उसके बाद आता है वेरी सुपीरियर, उसके बाद आता है जीनियस, ठीक है। तो जीनियस 140 एबव होता है जीनियस, और 125 to 139 होता है वेरी सुपीरियर, ठीक है। तो ऐसे आपके क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्षेत्रीय केंद्र स्थापित नहीं है, कहाँ पे, तो आपको ये याद करना है, एनसीईआरटी के जो 4 हैं या 5 है, जो विषय हैं, जो मैसूर में, भोपाल में, अजमेर में, शिकागो में, नई दिल्ली में, और एक और है, तो वो आपको भोपाल, ये तो हो गया, और एक और है ना, आई डोंट नो, तो वाराणसी में नहीं है, आप इतना बस ध्यान रखिए, ऐसे आप छांट के लिख सकते हो। शैक्षिक मनोविज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, तो थॉर्नडाइक को कहा जाता है, ये आप ध्यान रखिए, क्योंकि फ्रॉड पर्सनालिटी है विथ, हालांकि ये चारों जो हैं साइकोलॉजिस्ट हैं, लेकिन थॉर्नडाइक जो हैं उनके शैक्षिक मनोविज्ञान के पिता कहा जाता है, शैक्षिक एजुकेशनल साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी का ये किसे कहा जाता है, फादर ऑफ साइकोलॉजी किसे कहा जाता है, तो वो वुंट को कहा जाता है, जो लिप्जिंग में उन्होंने जर्मनी में एक लेबोरेटरी की स्थापना की थी, तो ये आप ध्यान रखें। किस उपनिषद में वैदिक समावर्तन संदेश है, तो वो तैत्तिरीयोपनिषद में है, ठीक है। तो ये तो बार बार क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है, अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बस आप इसे याद ही कर लो। एनसीईआरटी के मूल वर्गीकरण में शिक्षण उद्देश्यों के कितने वर्ग दिए गए हैं, तो वो है 7, ठीक है।
ये पूछ रहा है एनसीईआरटी के मूल वर्गीकरण में शिक्षण उद्देश्य पूछ रहे हैं, ठीक है। तो शिक्षण उद्देश्य जो है 7 है। तो ये जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है उसी के अंतर्गत आपके आते हैं ना, आरसीएम वगैरह, एनसीईआरटी, तो वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। ये आपके लर्निंग या असेसमेंट वाले में पेपर में ही होगा। हु गेव कंसेप्ट ऑफ क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन। अब देखिए यहाँ पे महात्मा गांधी, जो मैं बार बार कहती आ रही हूँ, बेसिक एजुकेशन, नई तालीम, हिंदी मदर टंग पे ज़्यादा एम्फेसाइज किया, उसी एम्फेसिस किया। फिर उसके बाद इंग्लिश को इग्नोर किया, मतलब शुरू के क्लास में। फिर उसके बाद क्राफ्ट बेस्ड शिक्षा, तो वो तो सेंटर देखिए वो तो पूछ ही चुका है, मैं वही बता रही हूँ। तो MK गांधी ने किया था, ठीक है। फिर अरविंदो, दयानंद, अरविंदो का पूछ ही चुका है, इससे रिलेटेड ऊपर क्वेश्चन ऊपर पहले वीडियो में आप देखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर से पूछ ही चुका है। तो आप इससे थोड़ी इन थिंकर को आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आ रहा है RTE कब लागू हुआ। तो लागू कब हुआ याद कर ले, 1 अप्रैल 2010 में, ठीक है, लागू हुआ। और इसे संविधान में जोड़ा कब गया था, तो 86 अमेंडमेंट में 2002 में, ठीक है, पारित हुआ था बिल। अब देखिए, इफ़ टी स्कोर ऑफ ए स्टूडेंट इज 70 एंड डिस्टेंस ऑफ हिज फ्रॉम मीन स्कोर इज 10, देन जेड स्कोर विल बी, क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या दे रखा है, स्कोर कितना है, 70 है। उसके जेड स्कोर कितना है, वो है क्या कहते हैं, सॉरी, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 10 है। तो आप एक फार्मूला होता है ना, टी स्कोर, सॉरी, कुछ करके आप इसको, इस स्कोर को स्टैंडर्ड स्कोर, टी स्कोर, जेड स्कोर एंड एस स्कोर, सी स्कोर आई थिंक होता है, वो उसका फार्मूला आप देख लीजिएगा, उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। इसका 2 आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट होगा, संस्कृतिकरण का एक प्रारूप है सोशल मोबिलिटी। चलिए मैं अब पढ़ती जा रही हूँ, आपको मैंने बहुत इसके बारे में लेक्चर दे दिया है। अब यहाँ पे देखिए बोला गया है, देखिए यहाँ पे 150 बर्थ एनिवर्सरी वॉज सेलिब्रेटेड इन द ईयर 2019। वर्ष 2009 में किसकी 150वीं जयंती मनाई गई थी। अगर आपको MK गांधी का याद होगा तो आप फटाक, मतलब एकदम सही से मतलब फटाक से, मतलब कहने का मतलब ये एक देसी लैंग्वेज है, तो आप एकदम से लगा सकते हो। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि अभी से रिलेटेड किसी का जन्म जो डेट होता है, बर्थ डेट होता है, वो ना हो। अगर हो तो आप उसको माइंड में रख ले एक बार, ठीक है, कि उससे क्वेश्चन पूछ सकता है। कौन सी डीम्ड विश्वविद्यालय नहीं है, ये भी आपको थोड़ा देखना है। डीम्ड विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो देखिए अगर गुजरात विद्यापीठ, गुरुकुल, कांगड़ी, वनस्पति विद्यापीठ, ये सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या है, विश्व भारती, सॉरी, डीम्ड विश्वविद्यालय नहीं है। तो बाकी वनस्थली, गुरुकुल, कांगड़ी, गुजरात विद्यापीठ, ये सारे के सारे क्या है, डीम्ड है। लेकिन विश्व भारती जो है ये क्या कहते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और ये क्वेश्चन 3-4 बार रिपीटेड है। मैकाले मिनट्स किस वर्ष में आया था, 1835 में, आपको याद होगा ही। आपको सारे पॉलिसी कमेटी एंड कमीशन के डेट याद होने चाहिए, कब हुए थे, ठीक है, और उनके ज़्यादा से ज़्यादा अध्यक्ष के नाम, ठीक है। उसमें क्या कहा गया वो थोड़ा बहुत याद होगा तो वो भी चलेगा, लेकिन ये तो आपको ज़रूर करना है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अब देखिए मिलान करें, इसमें है कोहलर जगह आपने पढ़ा होगा। देखिए अगर इसमें एक और ये कंडीशन है कि अगर आपको सारे नहीं आते हैं तो 1-2 करो, अगर 1-2 सही आता है उसमें मिलान देख लो, मैच कर लो, अगर सही होता है तो उसे आप कर सकते हो। देखिए कोहलर जो है इनसाइट थियरी से रिलेटेड है। क्लासिकल कंडीशनिंग जो है ये आपका आई थिंक कि एस टाइप से है, और ऑपरेंट कंडीशनिंग आर टाइप से है। रिस्पॉन्स फिर उसके बाद स्टिमुलाई होता है, और क्लासिकल कंडीशनिंग में पहले स्टिमुलाई उसके बाद रिस्पॉन्स। जैसे कि मैं बता दूं, अगर आप कुछ देखते हो तो आप तब आपके मुंह में पानी आती है, ठीक है। और आर टाइप का हो जाएगा कि जैसे आपने कुछ करा और उसके बाद आपको कुछ देख, मतलब कुछ
जो होता है ना, रिइंफोर्समेंट मिला आपको, उस काम को रिइंफोर्स मिला तो आप वो करते रहते हो, तो ये बात बड़ा है। और इलाबोरेशन जो है क्रिएटिविटी से है, जो पिछले क्वेश्चन में, पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, एक ही क्वेश्चन में बार बार एक ही क्वेश्चन को कैसे मोल्ड कर करके घुमा घुमा करके क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका आंसर भी हो गया ये। आप देखिए यहाँ पे आप याद कर सकते हो क्लासिकल कंडीशनिंग के ये कौन है, जो थियरिस्ट कौन है, कोऑपरेंट कंडीशनिंग याद कर सकते हैं आप, उसके एग्जांपल्स में कुछ ये पूछा सकता है, तो ये आप थोड़ा ध्यान दें, ठीक है। सामूहिक एक कलेक्टिव मोनोलॉग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्री ऑपरेशनल स्टेज। देखिए कलेक्टिव मोनोलॉग ये जो है प्याजे के थियरी से आता है। प्याजे के थियरी में जो प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है कलेक्टिव मोनोलॉग, मतलब बच्चा अपने आप भी बचपन में करे होंगे कि आप खुद से खुद के लिए बातें करना, ये हाँ मैं ये कर रहा हूँ। आपने छोटा बच्चों को देखा होगा कि गाना गाते हुए कुछ भी बोलते हुए कि हाँ अच्छा ये खाया, वो करा, ये करा, ये चलो आओ, ऐसे बोलते रहते हैं ना, तो वो कलेक्टिव मोनोलॉग होता है। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिए। और उसके जो रिवर्सिबिलिटी की बात होती है, इरिवर्सिबिलिटी की बात होती है, रिवर्सिबिलिटी जैसे कॉन्क्रीट स्टेज में आ जाते हैं, सॉरी रिवर्सिबिलिटी कॉन्क्रीट स्टेज में आ जाते हैं, इरिवर्सिबिलिटी प्री ऑपरेशनल स्टेज में आता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस फर्स्ट स्टेज में आता है, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारे हाइपोथेसिस मेकिंग एंड टेस्टिंग ये सारे आ जाएंगे अगर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे तो फोर्थ स्टेज में फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, ठीक है। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, मैं कितना बताऊँ बोलते बोलते ना सर दर्द करा। अगर आपने क्वेश्चन करा होगा प्रीवियस तो ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। डेटा सेट के सभी अवलोकन नकारात्मक हैं और इसका विचरण 0.9 है। डेटा सेट का मानक विचरण बताया, यानी कि ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ डाटा सेट आर नेगेटिव, ओके, एंड इट्स वेरिएशन इज 0.9। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डाटा सेट इज अप्रॉक्सीमेटली क्या होगा, 0.9 होगा। देखिए अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन होता है ना स्टैटिस्टिक में, तो आप उसे छोड़ दो, बस क्वेश्चन करो, काफ़ी है। मेंटल एज इज ऑब्टेन ऑन द बेसिस ऑफ द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ऑन अ टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। मानसिक आयु को बुद्धि परीक्षण पर व्यक्ति के निष्पादन के आधार पर प्राप्त किया जाता है। और विभिन्न संस्कृतियों में अलग अलग व्यवहार करना बुद्धिमान की विशेषता नहीं है। तो कथन असत्य है, लेकिन कथन भी असत्य है, क्योंकि विभिन्न संस्कृतियों के आधार पर भी हमारी कुछ इंटेलिजेंस बुद्धि काम आती है, उसके अकॉर्डिंग ही हम काम करते हैं, ठीक है। सब राज्यों में बहुपाठ्य महाविद्यालय की स्थापना की जाए सुझाव किसने दिया था, तो कोठारी कमीशन ने दिया था, ठीक है। ये देखिए थोड़ा सा, ये देखिए मल्टीपल ये जो होता है ना सब्जेक्ट की बात करी थी, डाइवर्सिफाइड, उसके बाद सबसे पहले रूरल यूनिवर्सिटी की बात किसने करी, तो ये तो क्वेश्चन पूछ चुका है ऑल दो। तो चलिए यहाँ पे कोठारी कमीशन आप देख लें, नेशनल राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने DIT की स्थापना का ये किया था, तो वो थोड़ा अब आप देख सकते हो, ठीक है। मैं कितना बताऊँ, आप तो उतना मतलब एक हो ही समझदार कि आप समझ रहे हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और आपके पास गाइड है ही आपका प्रीवियस क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ माइक्रो टीचिंग फेज। अब देखिए यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, तो पहले नॉलेज एक्विजिशन फेज होता है, उसके बाद स्किल एक्विजिंग फेज होता है। देखिए नॉलेज एक्विजिशन फेज के मतलब जब आप टीचिंग में जाते होगे माइक्रो टीचिंग में, तो पहले टीचर आपको, आपके ट्रेनर आपको ट्रेंड करता है, यानी कि लेक्चर देता है। उसके बाद उस स्किल को आप एक्विजिशन करते हो, उसके बाद स्किल ट्रांसफ़र फेज आती है, आप ट्रांसफ़र करते हो उसे, ठीक है। तो ये माइक्रो टीचिंग आप थोड़ा देख लोगे तो याद हो जाएगा। स्वयं से संप्रेषण को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं इंट्रापर्सनल, आपको पता ही है, स्वयं से इंट्रापर्सनल और दूसरों से इंटरपर्सनल, ठीक है। ग्राफ वाइन कम्युनिकेशन ये अलग है। किसने कहा सत्य एक पथहीन भूमि है, तो ये जिड्डू कृष्णमूर्ति, जो आपने बताया था हमने, जे कृष्णमूर्ति, पिछले ईयर में कभी पूछा था जे कृष्णमूर्ति का फुल नेम क्या है, जिड्डू कृष्णमूर्ति। कभी इनका पूछा था डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो वो भी पूछ सकता है। जैसे MK गांधी का डेट ऑफ बर्थ पूछ दिया, आर.एन. टैगोर से कुछ क्वेश्चन पूछा था ऊपर, तो आप ऐसे देख सकते हो। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, तो चलिए 100 ही हम देखते हैं आज। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी फाइनल कर दूँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। उसके बाद कि अगर आप क्वेश्चन पेपर लेना चाहो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, या
टेलीग्राम पे जुड़ के आप वहाँ पे भी मैसेज डाल सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो। ओके, क्योंकि क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अपने जो मतलब जो नेट जेआरएफ की भी प्रिपरेशन करते हैं, मैं उनको सलाह देती हूँ कि वो नेट जेआरएफ का क्वेश्चन देखें उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना स्टार्ट करें, ठीक है। तो नेट क्वेश्चन भी अवेलेबल है हमारे पास, जो अगर आपको चाहिए तो मिल जाएगा, मैं आप प्रोवाइड करवा दूँगी। ओके, सो अगर आपको बीएचयू में एडमिशन करवाना है तो आप प्रीवियस क्वेश्चन देखो, ज़रूर से ज़रूर देखो, क्योंकि अब बहुत टाइम नज़दीक आ चुका है और लास्ट टाइम में प्रीवियस क्वेश्चन नहीं करे जाते हैं, ठीक है। तो आपको 10-12 साल के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, गुड इनफ है आपके प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। और जो आपने एक्स्ट्रा कंटेंट देखा होगा, लेकिन जो अब अगर आपने कभी कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी सही है, प्रीवियस ईयर करो। कहीं भी आप देखोगे, कहीं भी किसी भी चैनल पर देखोगे, आपको प्रीवियस ईयर्स बताते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको चाहिए हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।